जय हिंद दर्शकों। किसी भी राज्य सरकार के लिए सबसे अहम मंत्रालयों में से एक होता है गृह मंत्रालय, क्योंकि इसी गृह मंत्रालय के पास होती है सरकार की लाठी, यानी कि पुलिस। अगर बीजेपी की बात करें तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी 2014 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रखा था। अब जबकि वो उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं दूसरी पार्टी के, शिवसेना के, तब भी गृह मंत्रालय बीजेपी के पास में ही है और देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं। अब चूंकि जो शख्स गृह मंत्री होता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कानून की व्यवस्था बनी रहे, कानून से व्यवस्था राज्य में बनी रहे, अपराधों पर लगाम कसी जाए और नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन क्या महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है? हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं उनको आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चली है या फिर दिन ब दिन खराब हो रही है और उसके लिए गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में कोई मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसे काफी पुख्ता तौर पर विपक्ष ने उठाया है, वो है राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा। और विपक्ष ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था, सत्र शुरू होने के एक दिन पहले, जब चायपान पार्टी का आयोजन किया गया सत्ता पक्ष की ओर से। ये एक पारंपरिक चायपान पार्टी होती है जिसमें कि विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। तो उस चायपान पार्टी का विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करते वक्त यह स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर इस सरकार को घेरा जाएगा। तो अब जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो सत्र के बाहर और सत्र के भीतर दोनों तरफ से विपक्षी पार्टियों ने सरकार के ऊपर निशाना साधना शुरू किया। सत्र के बाहर जो विधानसभा का परिसर है, सदन के बाहर जो विधानसभा का परिसर है, वहां पर देखा गया कि कल के दिन जो विपक्षी पार्टियों के विधायक थे वे हाथों में रिवॉल्वर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, लेकिन ये रिवॉल्वर असली नहीं थी, ये प्रतीकात्मक तौर पर लेकर आई गई थी, नकली पिस्तौलें थी या रिवॉल्वर थी। दरअसल इस तरह का प्रदर्शन करके विपक्ष ये संदेश देना चाहता था कि महाराष्ट्र में इन दिनों गोलियां चल रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और इसको लेकर हाल फिलहाल की कई घटनाओं को आधार बनाया गया। अगर शुरुआत करें पिछले साल अगस्त से, जब मराठा आंदोलन को लेकर मराठाओं के नेता मनोज जरंगे पाटिल ने एक आमरण अनशन की शुरुआत की थी, तो उस दौरान जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर जालना पुलिस, जहां पर उन्होंने अनशन किया था अंतरवली सराटी गांव में, वो जालना जिले में आता है, तो जालना की पुलिस वहां गई उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन वहां मराठा आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और टकराव हुआ आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में, जिसमें कि दोनों पक्षों के करीब 70-80 लोग घायल हो गए। उसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया, कई और ठिकानों से हिंसा और प्रदर्शन की खबरें आने लगी। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस पर यह दबाव बना कि वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और फिर कार्रवाई की गई, उनको वहां से हटाया गया और आगे चलकर फडणवीस ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी। लेकिन उसके बाद नवंबर में फिर से एक बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे और उस दौरान भी खूब हिंसा हुई, खास करके बीड़ में तो एनसीपी के जो दोनों अलग अलग गुट थे उनके विधायकों के ऊपर मराठा आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। उनके घरों पर, उनके घर फूंक दिए गए, उनके वाहन फूंक दिए गए, कई राजनेताओं की गाड़ियों का घेराव हुआ, उनके साथ तोड़फोड़ हुई, और ये सब कुछ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो रहा था। कई गांवों में नेताओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। यहां पर भी सरकार बैकफुट पर नजर आई, मराठा आंदोलनकारियों के सामने झुकती नजर आई। खुद सरकार में शामिल एक मंत्री छगन भुजबल ने
इस पर ऐतराज जताया और कहा कि सरकार को इस तरह से इनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, ये लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। यही नहीं, जब इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए तो इन्होंने मांग कर दी मनोज जरंगे पाटिल ने कि इन मामलों को सरकार वापस ले ले, यानी कि एक तो हिंसा की जाए और उसके बाद जब मामले दर्ज हो तो उस मामले को दर्ज करवाने के लिए वापस से अनशन पर बैठा जाए। तो ये हो रहा था। इसके बाद कुछ और भी घटनाएं हुई। इस साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसके बाद मुंबई से सटे मीरा रोड में काफी हिंसक वारदातें हुई, काफी बड़ी हिंसा हुई और मुंबई में भी 4-5 ठिकानों पर हिंसक झड़पें हुई दो संप्रदायों के बीच में। तो इसे भी देवेंद्र फडणवीस के फेलियर के तौर पर माना गया। फिर एक बड़ी घटना ने सभी को चौंका दिया, जब मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक पुलिस थाने के भीतर बीजेपी के विधायक ने शिंदे सेना के नेता महेश गायकवाड़, विधायक थे गणपत गायकवाड़ और शिंदे सेना के नेता थे महेश गायकवाड़, जो कि कल्याण शहर के प्रमुख थे, उनके ऊपर पुलिस थाने में एसएचओ के कमरे में गोलियां बरसा दी। गंभीर हालत में महेश गायकवाड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी जान बच गई है। महेश गायकवाड़ के एक साथी को भी गोली लगी और अब ये विधायक महोदय गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसको भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि किस तरह से सत्ताधारी पक्ष का एक विधायक पुलिस थाने के अंदर गोली चला देता है, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। फिर एक और घटना ने सबको थर्रा दिया, जब मुंबई के ही दहिसर उपनगर में उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की एक फेसबुक लाइव के दौरान हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला मॉरिस नरोना नाम का एक शख्स था, जो कि कभी परिचित हुआ करता था अभिषेक घोसालकर का। तो इस मॉरिस नरोना ने अपने बॉडीगार्ड की लाइसेंसी रिवॉल्वर के जरिए यह हत्या कर दी, 5 गोलियां मारी। इसके बाद फिर एक बार हाल ही में मनोज जरंगे पाटिल फिर एक बार अनशन करने निकले और उसके बाद फिर से हिंसा हुई। बीड़ में सरकारी बस को फूंक दिया गया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाई गई, रास्ता रोको किए गए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है कि ऐसे अपराधों पर काबू पाया जाए, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, और इसी को मुद्दा बनाया गया। तो देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या कुछ होता है। जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।